बताइए कि बरसात से पहले गर्मी का रहना क्यों फ़ायदेमंद है? इसका आंसर क्या है? बरसात से पहले गर्मी का रहना फ़ायदेमंद है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप इसमें कितने लोग इसको समझा पाएँ? ट्राई कोई कर सकता है क्या? बरसात से पहले गर्मी का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गर्मी जहाँ पड़ेगा वहाँ का एटमॉस्फेयर हल्का होकर ऊपर उड़ जाएगा, और उड़ जाएगा तो वो लो प्रेशर हो जाएगा, और मानसून में जो हवा होती है जिसमें कि बादल होते हैं वो आके भरेगा, और मानसून का बादल वाला हवा जब भरेगा तो क्या करेगा? बारिश करेगा। मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर लो हो जाए, यानी बिल्कुल ठंडा पड़ने लगे, तो ये मानसून का हवा इस जगह पर आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा तो क्या होगा? तो आप बताइए कि बारिश से पहले की गर्मी सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, और गर्मी होना भी चाहिए। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले आज का टॉपिक जो शुरू करेंगे, इसमें है तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े थे, क्या नाम था उसका? टाइप्स ऑफ विंड्स था। कितने पार्ट थे इसके? पहली बात था प्लानिटरी विंड्स, जिसको हम क्या कहते थे? टेरेस्ट्रियल विंड्स, या हम इसको ना प्लानिटरी विंड्स, जिसको हम पूरी तरह से धरती पर चलने वाली हवा होती। इसमें कौन कौन से विंड्स थे? वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड। बोलते रहना इसमें, चुप ना रहना इसमें। कितने विंड पड़े थे इसमें? आदित्य खड़ा होकर जल्दी से बताइए ट्रेड विंड का डायरेक्शन, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ। यही करने, सब ऐसी टेस्ट चलेगा आपको। आना, बैठ जाओ, फिर गलती होगी, चलो बैठो। सर झुकाने वाले बच्चे नहीं चाहिए इसमें। अलर्ट रहिए इसमें कंसेप्ट क्लियर करिए, और उसके बाद एग्जाम में अपेयर हो जाइए। अमन खड़े होकर जल्दी से बता दीजिए ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है? आपको कैसे पता? ट्रेड विंड तो दो तरफ से चलता है। चलो बैठो इसमें। तो अब रेडी है क्वेश्चन के लिए? तो आप इस बात को समझ लीजिए कि एग्जाम आपसे चाहेगा तो आप आंसर देंगे, और नहीं चाहेगा तो आंसर आप नहीं देंगे। जैसे कि मैंने आपसे क्लास में पूछा, आपने नहीं बताया, और आप ट्राई कर लीजिएगा कि अगर मैं ऐसे डिज़ाइन करूं तो वो क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। तो हमें उस कंसेप्ट में बेस तक जाना पड़ेगा। तो आज मैंने सबसे पहले टॉपिक लिया आपका विंड्स का। एक स्लाइड बना लिया मैंने, विंड्स ऑन द अर्थ में कमांडेंट एकेडमी, और हमारे उसमें जो है क्योंकि पहला स्लाइड जो है ना ये नाम से आता है जब, ये तो सेकंड क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ज़रा देखेंगे इसमें, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हमने पढ़ लिया वो। इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा। द मूवमेंट ऑफ एयर इन द हाई प्रेशर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है। 4 में से 4 नंबर आपको मिल गए, है ना? 1 में से 1 नंबर भी मिल गया इसमें। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, विच फोर्स प्राइमरीली कॉजेज विंड टू मूव? कौन सा फोर्स जो है विंड को मूव करने के लिए? तो अगर आपने आंसर दिया है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। 4 में से 4 आंसर दोबारा मिल गया। थोड़ा सा हट जाइए इधर से, इनको साइड, थोड़ा सा हट जाइए, लेंस के आगे से हट जाइए आप उसमें, ठीक है? थोड़ा सा हट जाना, ठीक है? तो प्रेशर इन ग्रेडियंट समझ में आता है। प्रेशर अगर लो होगा, देखिए मान लीजिए एटमॉस्फेयर में, ये एटमॉस्फेयर का लेयर है, टेम्परेचर ने क्या किया, सन ने क्या किया, गर्मी दी, गर्मी से यहाँ पर हवा जो थी वो उड़ के चली गई। अब हवा कैसे हो गई? ये नीचे चली गई। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर हवा का दबाव अगर 10 मिली बार मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, 10 मिली बार। तो अब यहाँ पर ये 10 होगा कि कम होगा कि ज़्यादा होगा? नहीं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक हवा का दाब जो है एटमॉस्फेयर में 10 MB है, तो यहाँ से यहाँ तक हवा, ये लैंड एरिया आपका लैंड है, तब ये कम है ज़्यादा है? ये तो बिना आँख का आदमी भी बता देगा इसमें कि हवा जब यहाँ से उड़ गया इसमें, तो जाहिर सी बात है कि एटमॉस्फेयर हल्का हो गया ना, तो हल्का हो गया तो ये लो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये 10 है तो कम से कम यहाँ पर 10 से तो लो ही होगा। तो क्या होगा? 7, 8, 5 जो भी हो सकता है इसमें, तो लो होगा इसमें। तो कहने का मतलब है ये लो होगा, तो अब ये जगह को भरने के लिए दूसरी जगह से हवा चलेगी। तो ये हवा चली क्यों रही है? क्योंकि यहाँ का जो हवा का प्रेशर था कम हो गया, तभी तो ये प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हैं इसको। बच्चे समझ में आ रहा है ना? प्रेशर का ग्रेडियंट, प्रेशर अगर चेंज नहीं होगा तो हवा ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि बरसात से पहले टेम्परेचर का कम होना ज़रूरी है, टेम्परेचर का ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हवा को यहाँ से खींच के ऊपर ले जाएगा और फिर मानसून इसको फिलअप करेगा। इस बात को ध्यान रखें। अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, थोड़ा सा हार्ड हेड लेते हैं। द ट्रेड विंड्स ब्लो, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सोचिए, समझिए, बताइए। तो ये मैंने क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले पूछा था, है ना? तो हम 2-3 बच्चों से पूछ लेते हैं इसमें। अमन, आप आंसर बताओ इसमें क्या है? यही आंसर बता रहे थे आप, बैठे बैठे बताइए, ट्राई करिए।
अरे प्रैक्टिस चल रहा है, बैठो ना इसमें, कहाँ खड़े हो? नहीं दिख रहा है तो खड़े हो सकते हो। ट्राई सभी लोग करेंगे, हाथ खड़ा करिए, बताएंगे इसमें। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ओनली। हाँ आप बता दीजिए, बट बताने में क्या है, गलत सलत। ऑप्शन सी हो गया इसमें, और कोई बताइए इसमें। ये एग्ज़ाम का बताइए कितना अच्छा क्वेश्चन है इसमें, और आप अगर इसको नहीं बता पा रहे तो आपके कंसेप्ट में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। करण सक्सेना बताइए जल्दी से, हवा कहाँ से चलती है? ट्रेड विंड कहाँ से चलेगी? अच्छा याद करने का तरीका बता दे आपको, पक्का है? तो एग्जाम में पास होगा तो मेरा भी क्रेडिट होना चाहिए, ये नहीं कहा अरे हम ही पढ़ के पास हुए इसमें। काजू बर्फी कितना खिलाएगा इसमें, सब पास हो जाए हमारे लिए ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, पूर्वैया पछिया तो सुने हैं, तो वेस्टर्लीज को पछुआ कहते हैं। पछुआ मतलब पश्चिम से, तो वेस्ट से चलने वाली को पछुआ कहते हैं। तो पछुआ कहाँ चलती है? वेस्टर्लीज। तो पछुआ अगर नहीं चलती है तो जाहिर से बात है कि अब नीचे जो हवा चलेगी वो पछुआ तो नहीं होगी, तो उसको पूर्वैया बना देना है। तो ईस्ट से, मैंने अभी ये लॉजिक नहीं दिया है, मैंने याद करने का तरीका बताया, मैंने याद करने का तरीका बताया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें कि हवा को पूछने के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, इजी और हार्ड क्वेश्चन, इजी और हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमने देखा है इसमें 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर दोनों तरफ जो हवा चलती है ऐसे करके, इसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। यहाँ से हवा उठ जाती है और उठ जाने के कारण ये हवा यहाँ पर आके बैठती है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर था ना? तो अब ये हवा यहाँ से ऐसे चल रही है इसमें, तो अब हमें समझ में नहीं आता इन हवा का डायरेक्शन क्या है। तो ये हवा का डायरेक्शन उत्तर में अलग है, दक्षिण में अलग है, लेकिन अगर सीधे पूछ लिया जाए ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है, ये क्वेश्चन वैलिड है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो पूर्वैया पछुआ करके तो कर लेंगे, एक बात ये भी कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ देख लेना है इसमें, याद करने के लिए कैसे देखें। उत्तर में जो हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? कहाँ चलती है? फेरल रूल उसको पढ़ा था हमने, दाहिने, राइट चलती है। क्या चलती है? बस यही ध्यान रखना, याद करने के लॉजिक्स बता रहा हूँ। देखिए लॉजिक्स से दिमाग में टुकेगा आप। तो देखिए ये आपका अगर इसकी तरफ जा रहे हैं आप इसमें, तो आपका राइट ये पड़ेगा। तो अब देखेंगे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और, अब देखेंगे ईस्ट से चल रहा है कि नहीं, ये पूरब हुआ कि नहीं, और ये पश्चिम की तरफ चल रहा है कि नहीं। ये लॉजिक नहीं दे रहे हैं आपको, याद करने का तरीका बता रहे हैं। ये क्वेश्चन का इजी वे हो गया ये वाला, क्योंकि पूरा धरती पर हवा अलग अलग तरीके से चलती है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको ट्रेड विंड कहाँ चलती है, तो दिमाग में रखना है पूरब से, ठीक बात है ना। और याद रखना है पूरब से पश्चिम, यानी कि ये पूर्वैया है और इसके ऊपर पछिया चलेगी, और पछिया कहाँ से चलेगी? वेस्ट से। ये 2 क्वेश्चन का जवाब आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब इसके हार्ड क्वेश्चंस ले लें क्या थोड़ा सा? अब हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। आप डायग्राम में कॉम्पास बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और अब इस एरो को निकाल लेते हैं, ये वाला एरो ले लेते हैं, इस एरो को निकाल देते हैं और उसको यहाँ रखते हैं। पीछे आदित्य बताएगा डायरेक्शन, अभी जल्दी से खड़ा होकर बताओ ये डायरेक्शन बताओ क्या है? नॉर्थ क्या है ये? कहाँ से? ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन है, बढ़ो। इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको बताना है ईस्ट की तरफ चलती है, और अगर पूछा जाए कि नॉर्थ में कहाँ चलती है तो ये डायरेक्शन बताना है। घुस गया दिमाग में? ये सब हमने पढ़ा हुआ था, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जिन जो क्लास छोड़ते हैं ये सोच के कि हम लोग लिख के नोट्स बना लें, आप देखिए नोट्स क्या, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ रहा हूँ मैं, आप जरा देखिए। ट्रेड विंड्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, आप बताइए जल्दी से, ट्रेड विंड कहाँ से निकलती है? ये 0 डिग्री में प्रेशर लो होता है, और लो होने का मतलब है यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ये हवा उठ के ऊपर चली गई तो लो हो गया। अब यहाँ पर जो है 30 डिग्री में हवा ज़्यादा है, तो ये हवा जो है लो को भरने के लिए चलेगी। इसमें दिमाग में नाली में पानी बह रहा है, आपने एक बाल्टी उठा लिया, तो बाल्टी में पानी उठा लिया तो दोनों तरफ की हवा वहाँ पर आ गई, पानी आ गया। वैसा करके इमेज बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। पहला क्वेश्चन ही हमारे पास यही था कि हवा चलती कैसे है, कैसे चलती है? हवा चलने का मुख्य कारण हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर के कारण ही हवा चलती है।
तो जब तक ये कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप जो है इस क्वेश्चन के रेंज में नहीं जा पाए। अब हमें देखना है ट्रेड विंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ट्रेड विंड कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। देखिए इसका डायरेक्शन देखें, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से चल रही है वहाँ पर, लेकिन ओरिजिनेट यहाँ पर हो रही है और 30 डिग्री ये से होती है। तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल। सीखने के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है ताकि जो हमने पढ़ा है उसको समझने का एक तरीका पता चल जाए। और ट्रॉपिकल, और ये जो है ट्रॉपिकल यानी गर्मी ज़्यादा और 30 डिग्री पर कम गर्मी, गर्मी थोड़ा कम, तो क्या कहेंगे, सब ट्रॉपिकल। तो आप बताइए ट्रेड विंड कहाँ चल रही है, सब ट्रॉपिकल से कहाँ पर, आपको ट्रॉपिकल बोलना है, सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल लो होता है और सब ट्रॉपिकल। ये डायग्राम हमने बनाया था कि नहीं? अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया था तो ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है और इस समस्या के लिए आप ही जिम्मेदार। आपने सोचा कि डायग्राम बनाना टाइम वेस्ट है, यही क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, और इस क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे कि इन्होंने आंसर बता दिया इसका, 4 नंबर आपको मिल गए। हाँ क्या बोल रहे थे, बताइए, आप बोलो ना, इसी के लिए तो हैं, बैठे बैठे बताएं। इक्वेटोरियल रीजन पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या फिर ट्रॉपिकल रीजन पे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले बात ये ध्यान रखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन से लेना चाहूँगा तो आपको मज़ा आएगा क्या? तो बोलना है हाँ, नहीं भी है तो बोलना है हाँ। अच्छा एक बात बताइए, सूरज के पास कौन सा ग्रह है? मरकरी। तो सूरज के पास होगा तो मरकरी पे गर्मी ज़्यादा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी किस पे है? क्वेश्चन तो बनता है ना। तो उसी तरीके से इक्वेटोरियल रीजन पर पास होने से गर्मी होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन भी डिपेंड करता है। ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि सूरज का गर्मी तो सबसे ज़्यादा मरकरी पर पड़ रहा है, तो इसके आधार पर तो क्वेश्चन बनता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो फिर तो मरकरी हो जाना चाहिए था। लेकिन आंसर क्या है? क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर जो है सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल होने के कारण हीट एब्जॉर्ब कर लेता। ठीक बात है। तो अभी ये क्वेश्चन का जगह नहीं बन रहा है, बस ये ध्यान रखेंगे कि ये रीज़न तो है जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन दूसरी जगह पर गर्मी पड़ सकती है। भारत में काम करते हैं, भारत में राजस्थान सबसे गर्म है, लेकिन आपने सुना होगा इसमें कि बिहार का गया जो है देश का सबसे गर्म जिला। सुना है कि नहीं सुना? आप बताइए, आप कहेंगे सर ये राजस्थान का गर्मी तो समझ में आ रहा है, ये गया कहाँ से गर्म होगा? तो फिर ये टोपोग्राफी यानी कि उसका क्षेत्र कैसा बना हो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, अभी हम विंड्स में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेस्टर्लीज ब्लाउज। अब देखते हैं कौन गलत करता है इसमें। अब तुम गलत करेगा तो कोई जगह नहीं। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। अब ये आंसर नहीं देगा तो फिर क्या आंसर देगा? फिर पहला ईस्ट से चलता है और वेस्टर्लीज। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन रेडी हो गया इसमें। अच्छा एक दो हार्ड क्वेश्चन भी ले लिया हमने, जरा ट्राई करो तो जरा इसको। पीरियोडिक विंड कौन सा है इसमें? सी ब्रीज किसने कहा? हाथ खड़ा करिए। तो गलत मतलब पीरियोडिक विंड ठीक तो है ये हाथ क्यों नहीं खड़ा करा? एक ही बच्चे को 4 नंबर मिला है, बाकी लोग फेल हैं। अच्छा उसने बाकी लोगों ने सोचा है कि हमने हाथ खड़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है सी ब्रीज। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसमें? हाँ अच्छा बताइए कि सी ब्रीज कब चलता है, कौन से महीने में सी ब्रीज चल सकता है? सी का ब्रीज कब चलेगा? ठंड में, गर्मी में चलेगा? क्वेश्चन तो बन रहा है ना, बताइए ना इसमें सी ब्रीज कब चलेगा? कंसेप्ट सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? नहीं तो तुक्का ही लगा के काम चलाना है। तो सुनिए फिर, अब हम आंसर नहीं बताएं, खुद ही आप बना दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर ले लेते हैं। ये क्या कहते हैं इसको? आप बताएंगे अभी। उत्पल क्या नाम है आपका? उपलक्ष। हाँ आप बताएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ से हमने सन का गर्मी दिया, सन का गर्मी दिया, इसको भी दिया और इसको भी दिया। ठीक बात है। उपलक्ष इधर देख के बताना आंसर मेरे को जल्दी से। अब ये जून का महीना चल रहा है, कौन सा महीना? अरे जून में गर्मी ज़्यादा, जुलाई में बारिश आ जाता है, इसलिए हमने जून में कहा है। इसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है? 21 जून को होता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी उसी दिन मिल रहा है ना, तो जून का महीना हमने कहा। हालांकि एक कहावत भी है, मुहावरे में भी आता है जून का महीना, ऐसा करके एक बात। अच्छा एक काम करते हैं, जून में बहुत टेम्परेचर पड़ रहा है, तो ये टेम्परेचर पड़ रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री और यहाँ का टेम्परेचर बताइए कितना डिग्री? 30 डिग्री।
चलिए मान लेते हैं 23 डिग्री। अब बताइए कहाँ का वातावरण गर्म होकर ऊपर उठेगा? जमीन का कि महासागर का? ये तो तभी तो कह रहा है रोज आना चाहिए यार तुम्हें। अब बताओ यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है ना इसका, तो ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। अब ऊपर उठ जाएगा तो उसको भरने के लिए कहाँ से हवा चलेगी? अब तुम सीधे आंसर में आ रहा है। अब ओशन वाला हवा यहाँ पर भरेगा, तो ओशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूसरे शब्द में सी कहते हैं ना। तो सी से जो हवा चल रही है ज़मीन की तरफ, उसको कौन सा ब्रीज कहेंगे? उपलक्ष्य क्या कहेंगे इसको? तो सी ब्रीज कौन सा महीने में चलेगा? गर्मी में कि ठंडा में? गर्मी का एग्जाम्पल जून का ही लिया ना हमने, तो ऑब्वियसली गर्मी में चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा आपका, अगर आपने रट्टाफिकेशन में लिख कर सोच लिया कि बन जाएगा तो नहीं बनेगा। अब जरा जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैली ब्रीज देखते हैं कब होता है। वैली ब्रीज समझे हैं? पहाड़ पर गर्मी चलेगी, यहाँ सन आएगा तो जाहिर सी बात है इसका दिन का टेम्परेचर ये ऊपर उठ जाएगा, तो हवा नीचे से भर के ऊपर की तरफ आएगी। तो डे में होगा कि नाइट में होगा? ऑब्वियसली डे टाइम में ही तो होगा। अब नाइट में क्या होगा? ये ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगा और ठंडा हो जाएगा और ये गर्मी रहेगा। तो ये गर्मी, ये हवा उठेगी और ये हवा नीचे चलेगी। तो ये हवा जो है ना, हवा के डायरेक्शन से रिलेटेड कितना सारा टिपिकल क्वेश्चंस बनता है। और इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आज हम विंड के चैप्टर को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ख़त्म करके कुछ नहीं होता बच्चे। तो आज हम लोग टॉपिक क्या लेने वाले हैं? विंड को लेने वाले हैं, और विंड के साथ जो है कुछ बेसिक लिखे, फिर हम उसको कवर करके आज फिनिश तक पहुंचा देंगे। लेट्स स्टार्ट। तो जो अभी आज पहली बार क्लास में है, सबसे पहले ये टॉपिक को लिखिए ऐसे करके। थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं क्या? अरे तुम लोग टेस्ट का तैयारी करेगा अभी, फास्ट लिखो। टाइप्स ऑफ विंड जल्दी से लिखिए पूरा। भी आपने लिख रखा है फिर भी लिखिए, आज फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। आपसे काम कराना है आज के दिन में आसान है क्या? कोई विद्यार्थी सोचता हम तो लिखेंगे नहीं इसमें। माधुरी देखो लिखना स्टार्ट कर दी उसे, जल्दी लिखो एकदम फास्ट करके, खत्म। जिनका हो गया फिर बताइए। डू इट फास्ट। इसमें आपका नॉर्मली जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो एक क्वेश्चन का हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसमें 4 नंबर का मतलब होता है लगभग जो है 10,000 बच्चों का सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाना। आप कहेंगे इसमें कि सर कैसे पता, तब तक लिखते रहिए, बता रहा हूँ। हमारे पास CAPF इंटरव्यू बैच में 324 पे कट ऑफ निकला। हमारे पास जो तैयारी कर रहे थे दो लड़के जिनका 324 नंबर आया और रिज़ल्ट नहीं हुआ। CAPF इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने RTI किया, कहा कि सर हमारा 324 RTI में किया है इसमें मिनिस्ट्री में, कि 324 आने के बाद भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जबकि कट ऑफ तो यही था। तो उनका रिपोर्ट आया 324 नंबर में 130 लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ऐसा करके एग्ज़ाम का क्वेश्चन से रिज़ल्ट बनेगा। तो जाहिर सी बात है सेम नंबर होने के बाद भी उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ 130। आप तो बात कर रहे हैं इसमें 4 नंबर का अंतर, कितना बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा इसमें, इस बात का ध्यान रखें। टाइप्स ऑफ विंड लिख लिए। तो हम लोगों ने प्राइमरी पढ़ लिया पूरा, इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आप सोचिए कितना सुकून का बात है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इतने में ही क्वेश्चन आ जाएगा। ये भी पढ़ लिया हमने और प्रैक्टिस भी बना ली। देखिए दोनों ही क्वेश्चन आ गए हमारे इसमें, इनके क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब हम आज आ जाएंगे लोकल विंड्स में आ जाएंगे। तो लोकल विंड्स का सेक्शन बना लेते हैं। आपको जो है ना लोकल विंड के लिए एक पेज का एक मैप बनाना होगा, बाद में समझ लीजिएगा। ये पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना है, ठीक है। और इसमें आपको जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ऐसे इंडिकेट करना होगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है इसमें। तो मैं आपको सबसे पहले जो एग्ज़ाम का बिल्कुल स्ट्राइकिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसमें, वहाँ पर लेके जाता हूँ। तो हम लिखेंगे इसमें, हेडिंग बनाएंगे थोड़ा सा, लोकल विंड्स आर मेनली सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स। अब जो लिखा रहा हूँ लिखेंगे इसमें, लोकल विंड्स आर मेनली सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स।
लोकल विंड्स आर मेनली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में बांटा गया है इसको। नंबर 1 हॉट एंड ड्राई विंड, हॉट एंड ड्राई विंड। दूसरा कोल्ड विंड, तो सूखा हवा और गर्म हवा, और दूसरा है कोल्ड विंड। दो चीज़ याद होगी हमारे पास। अब हम जो है देखिए, अब जो हवा लिखने वाले हैं ना उनके साथ हम इस तरह का चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। नेम हो गया, नेचर ऑफ विंड हो गया और प्लेस हो गया। ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग क्वेश्चन बनाएगा, है ना, इसलिए आप उसको चार्ट में बनाइए और बाद में हम मैप के साथ इसको सॉल्व करेंगे। मैप में जब आप बनाएंगे तो मैं इसको साथ कुछ और एडिशनल जानकारी भी दे दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा जानकारी है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, चिनूक। चिनूक इसको मैप से देखने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए एटलस वाला मैप जो है पूरा कर लेंगे तब हम इसको चेक करने का प्रयास करेंगे। इसी चार्ट फॉर्मेट में बनाइए। चिनूक हो गया। चिनूक को कभी कभी जो ना सिनूक के नाम से भी लिखा जाता है। तो चिनूक और सिनूक दो नाम है इसमें, तो ये दोनों एक ही नाम है इसमें। जैसे राम रामू हो गया, ऐसे ही करके कुछ नाम हो जाएगा इसमें। तो चिनूक कैसा हवा है, हॉट हवा है, ठीक है। दूसरा कहाँ पर पाया जाता है, रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूएस, अमेरिका। तो रॉकी माउंटेन जो है मेनली अमेरिका में और कनाडा में पाया जाता है। ये वो एटलस में देखेंगे तो पता चलेगा। जितना फास्ट लिखेंगे हम सारे विंड को कवर कर पाएंगे। फ़ोन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हवा है आपका, सब हॉट है। अभी सब हॉट का लिस्ट हमने लिया हुआ। यूरोप का पर्वत का नाम है आल्प्स, है ना, तो आल्प्स में ये फ़ोन हवा चलती है। आप देखिएगा जब एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चंस आ जाएगा ना तो आपको लगेगा कि दुनिया भर का बेनिफिट है, इसको छोड़ के बाकी नहीं पढ़िएगा, 100% छोड़ दीजिएगा, आपका क्वेश्चन इसी में से निकल जाएगा। लेकिन आपने अगर सोचा कि इसको छोड़ देंगे इसमें तो फिर एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा। खमसन भी उतना ही ज़रूरी है। हॉट एंड ड्राई इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ यहाँ पर सहारा भी लिख सकते हैं। कंटेंट बहुत अच्छे से बनाइए। कभी कभी इजिप्ट ना लिख के सहारा भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लिखेंगे सिरोको। जिसको जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर स्टार बनाइएगा। एग्ज़ाम है तो पूरा हॉट एयर का लिस्ट है आपका, और उसके बाद एग्ज़ाम का सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा। सोलानो, हरमैटन बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, जैसे कभी कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। बरसात के समय आपने देखा होगा कि गर्मी में मतलब नमी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें पसीना बहुत आता है। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं हो रही होती हैं आपकी वेस्ट अफ्रीका में। और वेस्ट अफ्रीका में जब नमी बढ़ जाती है तो लोगों को बहुत सारी बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा बरसात के समय में घाव, वो सब स्किन डिसीज़ हो जाती है। देखा है नहीं देखा है? yes, उस समय जब ये हरमैटन हवा चलती है ना तो ये नमी को खा जाती है, यानी कि ड्राई होती है ये, और ड्राई होने से पूरा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो लोगों को बड़ी राहत मिलती है नमी से, और इसी कारण इसको डॉक्टर विंड कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारी सॉल्व हो जाती है। तो बीमारी के सॉल्व होने के कारण इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। और एग्ज़ाम पूछता है विच ऑफ द विंड इज़ कॉमनली नोन एज डॉक्टर विंड, है ना, तो ये क्वेश्चन बनेगा।
चार्ट बहुत अच्छे से बनाइएगा। मिस्ट्रल तो बहुत बार ही पूछा गया है आपका, फ्रांस में चलने वाली हवा है। यहाँ पर मैंने देखिए कोल्ड स्टार्ट कर दिया। तो कोल्ड हवा में हमारा आ गया बोरा, आ गया मिस्ट्रल, आ गया और पुनास आ गया। बना लिया आपने। बाद में एटलस जाएंगे तो वहाँ पर छोटा छोटा एरो बनाकर इंडिकेट करेंगे इसमें कि हवा कहाँ चल रही है। चेंज कर दें अभी? नहीं, तुम लोग नहीं लिख पा रहे यार, थोड़ा फास्ट लिखना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट और करना पड़ेगा। है ना, देख कुछ लोग क्या करते हैं ना, पहले देखते हैं फिर सोचते हैं फिर लिखते हैं, और ऐसे में जो है जो क्लास में बढ़िया स्टूडेंट जो लिखने वाले हैं ना उनको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, है ना। आपको फास्ट लिखना चाहिए। स्लो लिखने से क्या होगा, सभी लोग आपका वेट करेंगे फिर इसमें। वेट फॉर गुड रीज़न इज़ गुड, बट वेट फॉर नो रीज़न इज़ बैड। किस बात का वेट कर रहे हैं? क्यों कुछ लोग धीरे लिख रहे हैं, बताइए। स्कूल बस में स्टूडेंट कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ना, आपने देखा होगा इसमें कि स्कूल बस खड़ी है, हॉर्न बजा रही है और कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। देखा कभी आपने? क्या करना चाहिए उनको? दौड़ अरे छोड़ नहीं देना चाहिए उनको, दौड़ के जाना चाहिए। इसमें बैठा हुआ सब स्टूडेंट पहले आ गया है तो जाहिर सी बात है उसके कारण बचाओ सफ़र कर रहा हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में, आ जाता है ब्लिज़ार्ड। देखिए अब कोल्ड विंड का सेक्शन ज़्यादा चल रहा है, ब्लिज़ार्ड लिखेंगे। कोल्ड विंड है टुंड्रा रीजन। पोरगा हो गया कोल्ड विंड है आपका, रशिया में चलती है। लिवांटर हो गया आपका कोल्ड विंड है, स्पेन में चलती है। नॉर्थ वेस्टर चलती है, हॉट विंड है न्यूजीलैंड में। नॉर्थ वेस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हवा है, ये भी बहुत बार ज़्यादा पूछा था, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसकी। सांता आना। अच्छा एक और हवा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, पापागियो। पापागियो नाम नहीं, आप लास्ट में बता देंगे। ये सब थोड़ा सा डिस्क्राइब अच्छे से किया है मैंने, साफ साफ लग रहा है। इसके बाद अभी दूसरा एक देखेंगे, आपको स्लाइड दिखाएंगे अभी आपको। काराबोरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। जैसे मैंने पापा गियो वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा था आपको, जैसे सांता क्लॉज सुना होगा आप, तो कहा है सांता आना, तो कहाँ ना, कैलिफोर्निया आना, कहाँ ना। और पापा गियो, तो पापा गियो कहाँ गियो, तो मैक्सिको गियो। तो ये दो वर्ड को ध्यान रखिए। सांता कहाँ पर आना, और पापा कहाँ गए, तो पापा गियो कहाँ चलता है, मैक्सिको में हवा चलता है, और सांता आना कैलिफोर्निया में चलता है। तो इस तरीके से कुछ लॉजिक के साथ हवा को हम याद कर सकते हैं। अब कभी कभी कुछ हवा के स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, जिसको हम साइक्लोनिक के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि हम साइक्लोन, टॉर्नीडो ऐसे करके वर्ड यूज़ करते हैं, जो अलग अलग देशों में चलती है। ये हवा को भी सीधे देश के साथ पूछ लिया जाता है और उसको भी हम थोड़ा सा एक बार कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम अदर इम्पॉर्टेंट्स में जाएंगे। तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं क्या? नहीं लिखे हैं तो लिखिए जल्दी से फिर। चलें, अब आ जाते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट। साइक्लोनिक, साइक्लोनिक में तेज़ चलने वाली हवा को हम साइक्लोनिक कहते हैं। साइक्लोनिक विंड का मतलब होता है फास्ट मूविंग विंड। जल्दी इधर देखिए, इधर फिर से लेट हो जाएंगे। हेडिंग बनाएंगे इंपॉर्टेंट साइक्लोनिक विंड। साइक्लोनिक का मतलब होता है फास्ट ब्लोइंग विंड, तेजी से चलने वाली। विली विली कहाँ पर चलती है? हरिकेन्स,
टाइफून कहाँ चलती है?